वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपीजीके की ये क्लास नंबर 32 है और आज की इस क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल, शैलचित्र और गुफाएं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस पूरी सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को कवर करेंगे। सभी के सभी प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्मेट में होंगे। साथ ही प्रश्नों के साथ में मैं कंसेप्ट और डिटेल भी डिस्कस करते हुए चलूंगा। यह टॉपिक जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस टॉपिक का अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं। सभी के लिए यह क्लास एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर रहेगी। आपको कोशिश करनी है कि आप सवालों के जवाब मुझसे पहले दे सके। हमारी ये क्लास एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे व्यापम के अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि एमपीजीके का सिलेबस पूछा जाता है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। हमारे इस क्लास को हमने एमपीपीएससी 2020 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ है। आज की इस क्लास का टॉपिक को ध्यान में रखिएगा, साथ ही सवालों के जवाब देने का कोशिश आपको करना है। मैं आपको हर बार यह कहता हूं कि मेरी क्लास देखने से पहले आपको पहला काम तो ये करना है कि एक पेन और एक पेपर, है ना, या नोटबुक जिसे हम कहते हैं, लेकर बैठना है ताकि आप अपनी नोट्स बना सके। नोट्स कैसे बनाना है उसके लिए एक सैंपल नोट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैं इस तरीके से नोट्स बनाता हूं। आपको जिस तरीके से भी अच्छा लगता हो, है ना, जो आपके लिए सुटेबल हो, आप अपनी नोट्स उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एक सैंपल नोट्स है जैसे मैं बनाता हूं, आप अपने तरीके से नोट्स बना सकते हैं। दूसरा काम आपको ये करना है कि एमपी का मैप, जैसे कि यहाँ आपको एमपी का मैप दिखाया गया है, इस प्रकार एमपी का मैप आपको लेकर बैठना है ताकि जिन स्थानों के बारे में मैं आपको बताते हुए चलूं उन्हें आप मैप में तुरंत ही देखते चले, क्यों किस डिस्ट्रिक्ट में। इससे आपको क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन आपको याद हो जाएगा। फायदा ये होगा कि जब एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो आपको एक माइंड मैपिंग बन जाएगी, जिससे कि आप प्रश्नों को रिकॉल कर सकते हैं ना। आपको जवाब ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या जो थोड़े कंफ्यूजिंग प्रश्न होते हैं उन सवालों के जवाब आप इजीली ट्रेस कर सकेंगे। इसका फायदा आपको प्रैक्टिस सेट लगाने पर ही पता चल पाएगा। तो आप इस तरीके से अध्ययन कीजिए, फायदा डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा समय न लेते हुए चलिए मैं क्लास शुरू करता हूँ। आज की इस क्लास का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया है। एक तरफ हमें पुरातात्विक स्थल के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित जिले का नाम दिया गया है। आदमगढ़ होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, जी बिल्कुल सही है। डांगवाला उज्जैन के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। आवरा मंदसौर के अंतर्गत आता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार ऊपर के तीनों ऑप्शन क्या है, हमारे बिल्कुल राइट है। बिलावली इंदौर में दिखाया गया है, बिलावली इंदौर के अंतर्गत नहीं आता, यह मध्य प्रदेश की देवास डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। और इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ क्या गलत है यह पूछा गया है। बिलावली याद रखना है, यह इंदौर में नहीं आता है, यह देवास के अंतर्गत आता है। यदि किस नदी के तट पर बिलावली है यह पूछा जाए तो यह हमें काली सिंध नदी के तट पर देखने को मिलता है। कौन सी नदी है, काली सिंध। ठीक है, तो इस नदी के तट पर हमें बिलावली पुरातात्विक स्थल देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न मैं लेता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल मंदसौर जिले में स्थित नहीं है, यह पूछा गया। तो यह एक इंफॉर्मेटिव प्रश्न हो सकता है। कैसा प्रश्न है यह, इंफॉर्मेटिव। क्या जानकारी हमें पता चलेगी कि मंदसौर जिले के अंदर में इनमें से कौन से 3 पुरातात्विक स्थल स्थित है। आवरा और इंद्रगढ़ यह मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है, जी बिल्कुल सही है। मनोटी और मोड़ी मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है, जी बिल्कुल सही है। पसेवा मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है, यह भी बिल्कुल सही है। पिपरिया जो है इस सवाल का सही जवाब है, जो कि मंदसौर जिले के अंतर्गत नहीं आता है। तो पिपरिया हमें कहाँ देखने को मिलता है, पिपरिया हमें सतना जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है। कहां पर, सतना जिले के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर हमें गुप्त कालीन मंदिरों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं पिपरिया में। संबंध किससे हो गया इसका, गुप्त काल से। ठीक है, तो इतनी जानकारियां आपको इस प्रश्न से मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल बेशनगर। बेशनगर कहाँ पड़ता है, तो यह मध्य प्रदेश की विदिशा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। कहाँ, विदिशा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य यहाँ पर किसने करवाया था। ठीक है, तो इस उत्खननकर्ता का नाम है श्री एच लेक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बीसनगर यह विदिशा का ही पुराना नाम है। ऐसा भी एक प्रश्न एग्जाम में कभी कभार देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं,
ग्वालियर जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल पवाया किस नदी के तट पर अवस्थित है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसे कहीं पर पवाया कहा जाता है और इसे ही पद्मावती भी कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन समय में इसे पद्मावती के नाम से भी जाना जाता था। पद्मावती और पवाया एक ही स्थान के दो नाम है। किस नदी के तट पर स्थित है यह पूछा गया, तो यह हमें सिंध नदी और पार्वती नदी, सिंध नदी और पार्वती नदी दोनों के संगम पर देखने को मिलता है। तो क्या होगा, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस की खास बात इसलिए है क्योंकि यह प्राचीन समय में नागवंशियों की राजधानी भी रहा है। इसको आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे, नागवंशियों की राजधानी यह रहा है। ठीक है, किस जिले के अंतर्गत आता है यह, तो यह ग्वालियर जिले के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का पुरातात्विक स्थल नावदा टोली कौन से किले में अवस्थित रहा है? नावदा टोली और यहाँ पर स्थित किले का नाम पूछा जा रहा है, तो यह हमें खरगोन जिले में देखने को मिलता है। सॉरी, ये किला नहीं है, एक्चुअली ये जिला होगा। एक सेकंड, यह किला नहीं है, कौन से जिले में है यह पूछा गया, क्योंकि यह सारे ऑप्शन हमें हमें जिलों के नाम दिखाए गए। तो यह हमें खरगोन जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कौन से नदी के तट पर यदि यह पूछा जाए तो यह हमें नर्मदा नदी के तट पर देखने को मिलता है, नावदा टोली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मंदसौर जिले के पुरातात्विक स्थल मोड़ी में प्रमुख रूप से क्या पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है? बात की जा रही है मोड़ी नामक स्थान की, ये मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है। सामग्री के बारे में बात की जा रही है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए जहां पर सामग्री के बारे में पूछा जाए, तो अगर उसमें यह ऑप्शन हो उपरोक्त सभी, तो हमेशा वही सही होता है, क्योंकि किसी भी स्थान से किसी एक प्रकार की सामग्री प्राप्त नहीं होती है। जीने के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है वह लगभग सभी जगहों पर सेम टू सेम होती है ना। जैसे हमें उस समय के हिसाब से औजार चाहिए थे कि शिकार करने के लिए, मृदभांड चाहिए थे भोजन के स्टोरेज के लिए, है ना, सल्क, फलक और कैल्साडोनी, ये सारी चीजें सजावट के लिए चाहिए होती थी। ठीक है, तो ये सभी के सभी हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार के प्रश्नों का नॉर्मली सही जवाब होता है। जब भी कुछ समझ में ना आए तो यह ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह पुरातात्विक स्थल जो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री एवं ज्योतिषविद वराहमिहिर की जन्म स्थली रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि वराहमिहिर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ठीक है दोस्तों, डांग वाला है, कायथा है, नावदा टोली है और उज्जैन है। तो इनमें से कायथा नामक स्थान पर वराहमिहिर का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यदि इसके कायथा के पुराने नाम की बात करें, है ना, कि प्राचीन नाम क्या है, तो इसे प्राचीन समय में कपित्थला नाम से जाना जाता था। कपित्थला, इस नाम से भी इसे जाना जाता था। तो इसको आपको याद रखना है। कभी कभार एग्जाम में प्राचीन नाम भी पूछे जाते हैं। वराहमिहिर कौन थे? तो यह खगोल शास्त्री थे और ज्योतिषविद थे। राइट, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का स्थल ग्यारसपुर, है ना, लगभग हमें बहुत सारे मतलब हर जिले में ग्यारसपुर देखने को मिल जाता है। या कौन से ग्यारसपुर की बात की जा रही है यहाँ इससे क्लियर नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मली नाम दे दिया जाता है प्रश्नों में। अभी पता चला कि आपके भी जिले में ग्यारसपुर है ना, और आपके जिले का नाम भी यहाँ पर है, तो आप उसे ही टिक कर देते हैं। कई बार एग्जाम में इस तरीके से घटनाएं हो जाती है। ग्यारसपुर मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है यह पूछा जा रहा है। तो एक ग्यारसपुर है जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ये एक सही जवाब है। फेमस क्यों है ग्यारसपुर? क्योंकि यहाँ पर 10वीं शताब्दी का एक बड़ा लेख मिला है ना, 10th सेंचुरी का एक हमें यहाँ पर लेख प्राप्त होता है, इसलिए फेमस है। और यह लेख हमें ग्वालियर जिले में ही देखने को मिलता है। राइट, अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में एडवर्ड पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई? यानी कि एडवर्ड म्यूजियम के बारे में पूछा जा रहा है। हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ड पुरातात्विक संग्रहालय। ठीक है, सबसे पहली बात कि यह है कहाँ, तो यह हमें मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कि भोपाल में देखने को मिलेगा। राइट, इसकी स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है। इसकी स्थापना होती है सन 1887 में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अतिरिक्त जानकारी के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने इसे 1964 में एमपी गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर में ले लिया था।
इसको आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। सवाल का सही जवाब क्या है? स्थापना हुई थी 1887 में और 1964 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसको अधिग्रहित कर लिया था। वर्तमान में इसे शासकीय संग्रहालय भोपाल के नाम से जाना जाता है। जगह का नाम भी आपको याद रखना है। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? शासकीय संग्रहालय, शासकीय संग्रहालय भोपाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यह पूछा गया है। एक तरफ हमें संग्रहालयों के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ इनकी स्थापना के वर्षों के बारे में बताया गया है। ठीक है, शासकीय संग्रहालय धुबेला, नौगांव, छतरपुर। जी बिल्कुल, यह 1955 और 56 में स्थापित हुआ था, बिल्कुल सही है। ठीक है, केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर 1931 में, यह बिल्कुल सही है। राजकीय संग्रहालय भोपाल 1909 में, यह भी बिल्कुल सही है। केंद्रीय संग्रहालय गुजरी महल ग्वालियर 1944 में, यह भी सही है। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन आई थिंक नहीं दिया हुआ है, या इसमें मैं कुछ भूल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ चारों ऑप्शन को आप ऐसा कीजिए, एक बार गूगल में सर्च कर लीजिए, है ना, गूगल में सर्च कर लीजिए या किसी बुक में आप इसे देख लीजिएगा। आई थिंक मैं यहाँ पर कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ किसी एक ऑप्शन में, तो मैं पक्का नहीं हूँ कि कौन सा ऑप्शन है। बाकी फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही है, यह मुझे कंठस्थ याद है। दूसरे का टाइम पीरियड भी इसी के आसपास का, तीसरा भी यहीं का है, और चौथे का मुझे एग्जैक्टली सन नहीं पता है, लेकिन टाइम पीरियड का के हिसाब से बिल्कुल ये सही लग रहे हैं। तो आप इसे थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। मैं इस प्रश्न का सही जवाब आपको नहीं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न लेता हूं। मध्य प्रदेश में तुलसी संग्रहालय रामवन, जो कि सतना में स्थित है, सतना जिले में, की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, यह पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है कि तुलसी संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। क्या सही जवाब हो जाएगा इसका? सतना। इसकी स्थापना होती है 1978 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में बिड़ला संग्रहालय कहां पर स्थित है? बिड़ला संग्रहालय के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह हमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यदि पूछा जाए कि बिड़ला संग्रहालय में है क्या, तो यहाँ पर शैव, वैष्णव, देवी देवताओं, इनकी प्रतिमा यहाँ पर संग्रहित करके रखी हुई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रामायण संग्रहालय, जिसको कि साकेत संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, किस स्थान पर स्थित है, यह पूछा गया है। ठीक है, तो रामायण इस शब्द से आप समझ गए होंगे कि इसका संबंध मध्य प्रदेश के ओरछा से रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना सन 2005 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में मत्स्येंद्र नाथ की गुफाएं कहां पर स्थित है? ठीक है, तो कुछ लोग क्या होंगे, इसे मृगेंद्र नाथ की गुफाएं, एक है मृगेंद्र नाथ की गुफाएं। ठीक है, तो ये दोनों ही वर्ड जो है, मृगेंद्र नाथ और मत्स्येंद्र नाथ, ये दोनों ही वर्ड अलग अलग है। यहाँ पर मत्स्येंद्र नाथ की गुफाओं के बारे में पूछा जा रहा है, यह हमें उज्जैन जिले में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यदि एग्जाम में पूछा जाए और यह पूछा जाता है कि मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहां पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के, एक सेकेंड, तो हम क्या बात कर रहे थे, मृगेंद्र नाथ की गुफाओं की। तो मृगेंद्र नाथ की गुफाएं हमें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है हमें? रायसेन जिले के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और मत्स्येंद्र नाथ यह हमें उज्जैन जिले के अंतर्गत, यह इस सवाल का सही जवाब है। दोनों ही अलग अलग प्रश्न है, दोनों को अलग अलग ही एक स्थान पर लिखकर आपको याद रखना है, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं का विकल्प सुमेलित नहीं है? एक तरफ हमें गुफाओं के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ हमें जिलों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, लिखी छाछ की गुफाएं, यह हमें मुरैना जिले के करसा में देखने को मिलती है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। लिखी दांत की गुफाएं चंदेरी में, यह बिल्कुल सही है। लाखवारिया की गुफाएं शहडोल में, यह भी बिल्कुल सही है। सिद्धराज की गुफाएं निवाड़ी में, यह गलत हो जाएगा आपका, यह हमको निवाड़ी में देखने को नहीं मिलती है, यह हमें टीकमगढ़ में देखने को मिलेगी, है ना। निवाड़ी जो है ये टीकमगढ़ से ही पृथक होकर बना हुआ नवीनतम जिला है। ठीक है, कहाँ मिलेगी हमें सिद्धराज की गुफाएं? तो यह हमें टीकमगढ़ में देखने को मिलेगी।
राइट, टीकमगढ़ इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें, निम्न मध्य प्रदेश में लिखीराज की गुफाएं कौन से जिले में स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, लिखिता जी गुफाएं हमें मुरैना जिले के अंतर्गत देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। मुरैना में भी कहां पर? तो करशा में। इस जगह का नाम भी आपको याद रखना है, करशा। अगला प्रश्न लेता हूं, विदिशा स्थित उदयगिरी की गुफाओं में कौन सी गुफाओं का सही संबंध सुमेलित नहीं है ना? जैसे उदयगिरी में टोटल क्या है, कितनी है? 20 गुफाएं हमें देखने को मिलती है। कितनी? 20 गुफाएं। तो यहाँ पर कौन सी गुफा में कौन से साक्ष्य मिले हैं, बेसिकली यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। प्रथम गुफा, जिसे कि हम सूरज गुफा के नाम से जानते हैं, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलने वाली है। सभी जानकारियों को आपको याद रखना है। पहली गुफा को सूरज गुफा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल राइट है। चौथी गुफा को बीन गुफा के नाम से जाना जाता है, यह भी बिल्कुल राइट है। पांचवी गुफा में हमें वराह की प्रतिमा देखने को मिलती है, यह भी बिल्कुल राइट है। 13वीं गुफा को ग्रह गुफा कहते हैं, यह आपका गलत है और इस सवाल का क्या है, यह आंसर है। 13वीं गुफा में हमें ग्रह गुफा नहीं कहलाती है। यहाँ पर हमें शंख लिपि, कौन सी, जो कि एक प्राचीनतम लिपि है, यह हमें देखने को मिलती है। यहाँ सारी की सारी गुफाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और कौन सी गुफा में क्या मिला हुआ, ये सारी की सारी चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। 13वीं गुफा में शंख लिपि हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न लेते हैं, धार जिले में स्थित बाघ की गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया है? तो बाघ की गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में 1951 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि बाघ की गुफाओं की खोज कब हुई थी, है ना, इसकी खोज कब हुई थी, तो खोज होती है इसकी 1818 में, ठीक है। और डेंजर फील्ड ने इसकी खोज की थी। डेजर फील्ड नाम था आई थिंक इनका, डेजर फील्ड या डेंजर फील्ड भी कहीं पर हमें लिखा हुआ मिलता है, तो डेजर फील्ड करके आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की बाघ की गुफाओं में कौन सा गुफा क्रमांक सुमेलित नहीं है? ठीक है, पीएससी में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जो लोग एमपी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब व्यापम की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बाघ की गुफा कौन से जिले में, सिंपली इस प्रकार से प्रश्न आएगा। लेकिन जो बच्चे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको कौन सी गुफा में क्या मिला हुआ है, सारी की सारी बातें याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो पहली गुफा जो कि ग्रह गुफा के नाम से जानी जाती है, यह स्टेटमेंट सही है। दूसरी गुफा पांडव गुफा के नाम से जानी जाती है, यह स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी गुफा हाथी खाना के नाम से जानी जाती है, यह स्टेटमेंट भी सही है। जबकि चौथा स्टेटमेंट चौथी गुफा के बारे में है, जो कि पाठशाला के नाम जानी जाती है, यह बिल्कुल गलत है। चौथी गुफा को पाठशाला के नाम से नहीं जाना जाता, इसको रंग महल के नाम से जाना जाता है। क्या ना, किस नाम से? रंग महल के नाम से। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। सभी गुफाओं के बारे में आपको याद रखना है, जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में मादा की गुफा है, तो कहीं पर मादा लिखा हुआ होता है, कहीं पर यह माडा लिखा हुआ होता है ना, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माडा की गुफाओं के बारे में पूछा जा रहा है। इसका संबंध कौन से धर्म से, यह पूछा गया। सबसे पहली बात, ये गुफाएं किस जिले के अंतर्गत आती है, एग्जाम में यह प्रश्न भी आता है। तो यह मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, अब आप समझ गए होंगे, सिंगरौली जिले में देखने को मिलती है। यदि धर्म के बारे में पूछा जाए तो बौद्ध धर्म से इसका संबंध रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी गुफाओं का युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हमें गुफाओं के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके स्थान, यानी कि जिलों के नाम या स्थानों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर मैच करना है। आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद में देखने को मिलती है, बिल्कुल सही है। इंफॉर्मेटिव प्रश्न है, सभी गुफाओं और उनके स्थानों के बारे में आपको याद रखना है, सही जवाब पर नहीं जाना है, जानकारियों पर आपको जाना है, ठीक है। पांडव गुफाएं पचमढ़ी में देखने को मिलती है, यह भी बिल्कुल सही है। आदि शंकराचार्य की गुफाएं यह ओमकारेश्वर में देखने को मिलेगी, नर्मदा नदी के किनारे, यह भी बिल्कुल सही है। जबकि काजल रानी की गुफाएं, जो कि इस सवाल का सही जवाब है क्योंकि सुमेलित नहीं है, पूछा गया है, तो काजल रानी की गुफाएं हमें बड़वानी में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। काजल रानी की गुफाएं जो है यह खंडवा में देखने को मिलेगी, खंडवा जिले के अंतर्गत ये गुफाएं आती है।
खंडवा जिले में कहां पर यदि पूछा जाए तो ओमकारेश्वर में ही यह हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में लोहानी गुफाएं किस स्थान पर स्थित है। सीधा सीधा प्रश्न है। तो लोहानी गुफाएं हमें धार जिले के अंतर्गत देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यदि पूछा जाए कि लोहानी गुफाओं का संबंध किस धर्म से है तो मुस्लिम धर्म से इसका संबंध रहा है, मुस्लिम धर्म से। ठीक है, तो मुस्लिम धर्म से संबंधित जहां तक मैंने पढ़ा है एमपी का जीके, यह एकमात्र गुफाएं हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको इंपॉर्टेंट करके याद इसको आप रख सकते हैं, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सारो मारो की गुफाएं किस स्थान पर स्थित है। जिले का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। सारो मारो की गुफाएं, सबसे पहली बात यह बौद्ध धर्म से संबंध रखती है। किससे? बौद्ध धर्म से। अब आप समझ गए होंगे कि ये किस स्थान पर आती है। जैसे बौद्ध धर्म की यदि मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर सीहोर को, सिंगरौली को और रायसेन को शॉर्टलिस्ट करूंगा। शहडोल को डेफिनेटली यहाँ से मैं हटा दूंगा। इन तीन में से ही इसका सही जवाब होने वाला है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यह हमें सीहोर जिले में देखने को मिलती है क्योंकि इन तीनों स्थानों का संबंध कहीं ना कहीं पर बौद्ध धर्म से रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यह पूछा गया है। एक तरफ गुफाओं के नाम है, दूसरी तरफ इनके स्थानों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो धर्म राजेश्वर की गुफाएं मंदसौर जिले में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल सही है, मिल जाएगी। सात कोठारी गुफाएं धार जिले में आपको मिल जाएगी। झिंझरी की गुफाएं कटनी जिले में आपको मिल जाएगी, जबकि गुडी की गुफाएं यह आपको रीवा में देखने को नहीं मिलेगी। गुडी की गुफाएं हमको मध्य प्रदेश के सिवनी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। कहां पर? सिवनी जिले के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है भीम बेटका की गुफाएं कहां पर स्थित है। न जाने एग्जाम में कितनी ही बार यह प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जो बच्चे हमारी यह सीरीज देख रहे होंगे, जो नए बच्चे भी है, तो उनको भी अभी तक याद हो गया होगा, पुरानों को तो याद होना ही चाहिए। यह हमें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत देखने को मिलती है। लेकिन यदि पूछा जाए कि समीप किस स्थान के समीप है तो यह नजदीक पड़ती है भोपाल के। कहाँ के नजदीक पड़ती है यह? भोपाल के। तो मैक्सिमम लोग जो बच्चे बाहर से भोपाल पढ़ने आते हैं, जैसे मैं भी जब बाहर से भोपाल पढ़ने गया था और भोपाल में रहता था, तो मुझे लगता था भीमबेटका की गुफा भोपाल के ही अंतर्गत आती होगी, है ना। तो जब मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम में बैठा था कॉलेज से पास आउट होने के बाद कंपटीशन एग्जाम में, तो यह प्रश्न मुझसे गलत हो गया था, है ना। तो अभी तक मुझे यह याद है यह घटना। बहुत से लोग समझते हैं कि यह भोपाल के अंतर्गत ही आती है, लेकिन यह भोपाल में नहीं है, रायसेन जिले के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, चाहे हम भीमबेटका की गुफाओं की बात कर ले या भोजपुर की बात कर ले, सांची की बात कर ले, तो ये सभी के सभी हमें रायसेन जिले में देखने को मिलती है। आई होप कि यह प्रश्न भी आपसे आपके लिए क्लियर होगा। अगला प्रश्न है कि सांची में कितने स्तूप है। स्तूपों की संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो सांची में हमें टोटल कुल मिलाकर 3 स्तूप देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। इनमें से पहले स्तूप को महास्तूप के नाम से जाना जाता है, जो कि साइज में सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है यह स्थान विश्व धरोहर में सम्मिलित है, यानी कौन सा स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है, यह पूछा जा रहा है ना। तो टोटल 3 स्थान विश्व धरोहर सूची में मध्य प्रदेश के सम्मिलित है, जिनके बारे में पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया। अभी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उन तीनों स्थानों के नाम आपको लिखने हैं, साथ ही उनको इस सूची में किस वर्ष में शामिल किया गया था यह भी आपको लिखना है। यहाँ पर आपको स्थानों के नाम लिखने हैं, ठीक है, और उसकी तरफ उनका ईयर लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का मुझे जवाब दे सकते हैं। आपकी तैयारी का इससे आपको पता चलेगा। यदि आप इस सवाल का जवाब आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली आपको और तैयारी की भी जरूरत है। ठीक है, पिछली क्लास इसके लिए आप मेरी जाकर देख सकते हैं। तो भीमबेटका इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राइट। और यह रायसेन जिले में आता है, यह मैं आपको बता ही चुका हूं। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका के शैल चित्र निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करते हैं। किन किन घटनाओं के चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में उपयुक्त सभी सही जवाब होता है कि ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मृदभांड मतलब कि सामग्रियों के बारे में पूछा जाए या चित्रों के बारे में पूछा जाए तो लगभग सभी प्रकार के चित्र हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। शिकार के मिल जाएंगे, घुड़सवारी के मिल जाएंगे, संगीत के मिल जाएंगे, नृत्य के मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ठीक है, चलिए अभी आपने अगर कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया होगा तो ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला विश्व धरोहर स्थल था खजुराहो का मंदिर। ठीक है, कब यह बनाया गया था? 1986 में यह सूची में शामिल किया गया था। दूसरी बार सूची में दूसरा नाम था सांची के स्तूप का, जो कि 1989 में सम्मिलित किया गया था। और तीसरा नाम था भीमबेटका की गुफाओं का, जो कि 2003 में सम्मिलित किया गया था। मांडू का महल इस सूची में नहीं है, जो कि इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, आई होप कि आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भीमबेटका प्रसिद्ध है क्यों? भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तो भीमबेटका में हमें प्राचीन गुफाएं और शैलचित्र हमें देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए यह फेमस है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ गुफाएं हमें देखने को मिलेगी और पत्थरों के ऊपर कलाकृतियां बने हुए चित्र हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ कोई राष्ट्रीय उद्यान है क्या? तो नहीं है। भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान भी यह नहीं है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, मृत्यु का स्थान भी यह नहीं है। राइट, इसका आपको कमेंट बॉक्स में सही जवाब देना है। राइट, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सांची के स्तूप कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध सांची के स्तूप हमें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देखने को मिलते हैं। कुछ लोग सांची के स्तूप में विदिशा और भोपाल में कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, विदिशा और, क्योंकि इन स्थानों से नियर बाय है, इसलिए कुछ लोग जो इस एरिया में निवास करते हैं, है ना, उनको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। जिनको थोड़ा सा भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी नहीं है, मैप के बारे में जानकारी नहीं है, कंफ्यूज हो सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, कंफ्यूज रहते ही है, हो सकते हैं। इस सवाल का सही जवाब रायसेन है, यह आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? समय यानी कि पीरियड के बारे में पूछी जा रही है। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा, मौर्य सम्राट अशोक, किसने करवाया था निर्माण? ये मौर्य वंश के थे और यह थे मौर्य सम्राट अशोक। इन्होंने तीसरी शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। हमने 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट डिसाइड किया हुआ है। जब यह टारगेट मेरा पूरा हो जाएगा, ऑब्वियसली कि आपके सपोर्ट से ही पूरा होगा, तो आपको सपोर्ट करना है। जब ये टारगेट पूरा होगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, मैं एमपीपीएससी मेंस का कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, जो कि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अभी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि किसी भी टीचर ने, एजुकेटर ने एमपीपीएससी मेंस का पूरा कोर्स लॉन्च नहीं किया है। यह टारगेट पूरा होने पर मैं यह कोर्स लॉन्च करूंगा और इस कोर्स में 3 सब्जेक्ट है ना, 3 सब्जेक्ट अभी मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ कौन से 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट पूरे पूरे मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए यह बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं या इसे रेफरेंस के तौर पर देख करके खुद आप अपनी सेल्फ स्टडी, मैं तो सेल्फ स्टडी को ही बेस्ट मानता हूँ, है रेफरेंस के तौर पर आप क्लास देखिए किस तरीके से पढ़ाई करनी है। आप अपनी बुक उठाइए और सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। तो आज की क्लास कैसी लगी? लाइक करना है, डिसलाइक भी कर सकते हैं, शेयर करना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल को करना है। और जो बच्चे हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, वह टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन में जाकर @exam5g इस तरीके से सर्च करेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल, सॉरी यूट्यूब का यही बार बार जबान पर आता है, टेलीग्राम चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस मैं वहां पर शेयर करता हूं, आप उसे डेली करंट अफेयर रीड कर सकते हैं। तो आज का हमारा यह क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।